तांत्रिक मंत्र पढ़कर लगातार अपनी झोली से राख निकालकर उस लड़के पर डाल रहा था, जिसके प्रभाव से उस लड़के में निरंतर सुधार होता जा रहा था। कुछ समय के बाद उस लड़के ने अपनी आंखें खोल दी। किशन ने जब देखा अपने लड़के को आंखें खोलते हुए तो किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देने लगी। बाबा भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तांत्रिक भी लगभग अपनी क्रिया संपन्न कर चुका था। तभी एक बहुत ही डरावनी आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग डर से भी ज़्यादा डर रहे थे। विचित्र बात यह थी कि आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तांत्रिक ने कहा, इस तरह तुम सभी लोगों को डरा क्यों रहे हो? जो कहना है सामने आकर कहो। फिर वहाँ पर एक आवाज़ गूंजने लगी, तांत्रिक तुम कुछ भी कर लो, फिर भी तुम इस लड़के को नहीं बचा पाओगे। मुझे खून चाहिए, खून। तांत्रिक ने फिर कहा, कैसा खून? कौन सा खून? और हम तुम्हें खून क्यों दें? अब की बार आवाज़ में एक अलग तरह का क्रोध था। तांत्रिक, खून तो मैं लेकर ही रहूँगी। मैं हूँ मसान की हड्डी। इतना कहने के बाद वह आवाज़ शांत हो गई। तांत्रिक सोचने लगा, मसान की हड्डी और यहाँ कहाँ हो सकती है? तांत्रिक ने जलती हुई मसाल की खोपड़ी से कहा, जाओ जाकर देखो यहाँ मसान की हड्डी कहाँ पर रखी है। जलती हुई मसाल वाली खोपड़ी किशन के घर के आसपास देखने लगी। वह जलती हुई खोपड़ी एक बार किशन के घर के पास, एक बार दूर जाती। तब तांत्रिक ने कहा, मंगरे तुम यह क्या कर रहे हो? तब उस जलती हुई खोपड़ी ने कहा, तांत्रिक बाबा, मसान की हड्डी की महक इस घर के अंदर से आ रही है। यह बात सुनकर किशन और किशन के पिताजी एकदम से चौंक गए और कहा, तांत्रिक बाबा, यह कैसे हो सकता है? मसान की हड्डी और मेरे घर में कहाँ से आएगी? तांत्रिक ने कहा, दरवाज़ा खोलो, अभी देख लेते हैं। बाबा ने दरवाज़ा खोल दिया। तांत्रिक घर के अंदर गया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद तांत्रिक को वह हड्डी मिल गई। तांत्रिक उस हड्डी को लेकर घर से बाहर निकला और तांत्रिक सोचने लगा, क्यों ना इस हड्डी की ताकत को अपने वश में कर लिया जाए। तांत्रिक ने जैसे ही उस हड्डी पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, उस लड़के की खटिया से बहुत तेज काला धुआं निकलने लगा। बाबा समझ गए यह कुछ अलग ही हो रहा है। बाबा दौड़कर अपनी अम्मा के पास गए और कहा, अम्मा, अब आपका पोता नहीं बचेगा। और आपने कहा था जुगनी दादी को बुलाने को, वह भी अभी तक नहीं आई। तब अम्मा ने अपनी बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा, जुगनी दादी आ गई हैं, वह देखो वहाँ पर बैठे हैं। बाबा ने जब उस तरफ देखा तो देखा जुगनी दादी ज़मीन से 3 फीट ऊपर हवा में साधना की मुद्रा में बैठी हैं। तब बाबा ने कहा, अम्मा, इससे क्या होगा? अम्मा ने कहा, यह जुगनी दादी बताएंगी, तुम 2 मिनट और रुक जाओ। कुछ देर बाद जब जुगनी दादी साधना की मुद्रा से बाहर आई, तब कहा, भीखू, अब तुम्हारे नाती को बचाने में बहुत देर हो गई है। तब बाबा ने दादी के पैर पकड़ते हुए कहा, दादी, क्या आप मेरे नाती को बचाने का कोई उपाय नहीं है? जुगनी दादी ने कहा, एक उपाय है।
लेकिन वह उपाय भी अपनी जान देने के बराबर है। बाबा ने कहा, दादी आप उपाय बताओ, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। दादी ने कहा, भिखो तुम्हें मसान की उस हड्डी को अपना खून देना होगा। बहुत भाग्य हो तब शायद तुम बच जाओ, नहीं तो मरना तय रहेगा। बाबा ने कहा, दादी मैं अपने नाती के लिए मरने को तैयार हूँ। दादी ने कहा, चलो यह क्रिया वहीं बच्चे के पास संपन्न की जाएगी। बाबा की अम्मा और जुगनी दादी ने जब उस लड़के के खटिया के पास आकर देखा, तब वह तांत्रिक उस मसान की हड्डी पर निरंतर पैशाचिक क्रिया संपन्न कर रहा था। तब जुगनी दादी ने कहा, भिखो यह तांत्रिक जिस क्रिया को संपन्न कर रहा है, इस क्रिया को मसान की हड्डी की आत्मा और तुम्हारे नाती की आत्मा इसकी हमेशा के लिए तांत्रिक की गुलाम हो जाएगी। दादी से ऐसी बात सुनकर बाबा ने तांत्रिक के हाथ से तुरंत उस मसान की हड्डी को खींच लिया। तांत्रिक गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया और कहा, जुगनी दादी जिस क्रिया को तुम संपन्न करवाना चाहती हो, उस क्रिया से खतरा और बढ़ जाएगा। खून पाते ही यह मसान की हड्डी अपना रूप धारण कर लेगी। अभी तो सिर्फ एक मरेगा, जब यह मसान की हड्डी अपना रूप धारण करेगी तब पता नहीं कितनों को मरना पड़ेगा। तब जुगनी दादी ने कहा, यह लड़का तो बच जाएगा। तांत्रिक ने कहा, शायद बच सकता है, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या होगी उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। जुगनी दादी ने तांत्रिक से कहा, तांत्रिक बाबा क्या इस काम में तुम मेरी मदद करोगे? तांत्रिक बाबा ने कहा, जितनी कर पाऊंगा उतनी कर दूंगा। जुगनी दादी के कहने के बाद तांत्रिक ने खटिया में लगी हुई चारों मसान की खोपड़ियों को बाहर हटा लिया और अपनी झोली में रख लिया और धीरे से किसी मंत्र को पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद तांत्रिक के अगल बगल खड़े हुए कंकाल गायब हो गए। अब तांत्रिक की जलती हुई मसाल वाली खोपड़ी वहाँ पर मौजूद थी। जुगनी दादी ने बाबा के हाथ से उस मसान वाली हड्डी को अपने हाथ में ले लिया। फिर कुमकुम से जमीन में एक बड़ा सा घेरा बना दिया और सिंदूर से उस मसान वाली हड्डी को तिलक किया। फिर उस हड्डी को कुमकुम से बने घेरे के अंदर रख दिया। फिर जुगनी दादी ने भिखो बाबा से कहा, भिखो अब तुम इस घेरे के अंदर बैठ जाओ और अपने बाएं हाथ की किसी भी अंगुली में चीरा लगाकर अपना रक्त इसी हड्डी पर गिराते रहो। भिखो बाबा बेझिझक उस कुमकुम से बने घेरे के अंदर जा रहे थे। तभी भिखो बाबा की माँ ने भिखो बाबा से रुकने को कहा। भिखो बाबा अपनी माँ की बात सुनकर रुक तो गए, लेकिन फिर भिखो बाबा अपनी माँ से पूछने लगे, अम्मा आपने मुझे क्यों रोका? अम्मा ने कहा, बेटा मेरे रहते तुम्हें इतने बड़े खतरे को उठाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ऊपर से मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, इसलिए इस काम को करने का पहला फर्ज मेरा बनता है। जब मैं मर जाऊँ तब तुम इस घर के बड़े रहोगे, फिर तुम्हारी इच्छा जो हो वह करना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अभी तुम्हें मेरी बात काटने का अधिकार नहीं है। भिखो बाबा की आंखों में आंसू आ गए अपनी माँ की बात सुनकर और सोचने लगे, आज भी मेरी माँ के दिल में मेरे लिए बचपन की तरह प्यार है। भिखो बाबा की अम्मा कुमकुम के घेरे के
अंदर जाकर बैठ गई और अपने बाएं हाथ की एक अंगुली में चीरा लगा दिया। अंगुली से निकलता हुआ रक्त उस हड्डी पर गिरने लगा। एक बार फिर वहाँ के मौसम ने अपनी करवट बदल ली। तेज हवा के साथ आसमान गरजने लगा। हवा के साथ अजीब सी चीखने की आवाज़ें आने लगी। मौसम की स्थिति तेज़ी से बिगड़ती जा रही थी। तब तांत्रिक बाबा ने कहा, जुगनी दादी, प्रलय का संकेत हो चुका है। अभी के देखते हुए ऐसा लगता है मसान के करीब में बसे हुए गांव आज के बाद फिर कभी नज़र नहीं आएंगे। जैसे जैसे अम्मा की अंगुली का रक्त उस हड्डी पर गिर रहा था, उसी तरह वहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अंगुली से गिरता हुआ रक्त हड्डी पर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद वह रक्त कहाँ जा रहा था यह नहीं दिखाई पड़ रहा था। मानो वह हड्डी तेजी से रक्त को अपनी तरफ खींच रही थी। देखते ही देखते वह हड्डी एक स्त्री का रूप धारण करने लगी और अगले पल उस अघोर तांत्रिक जो शमशान में बैठकर सिद्धियों को संपन्न करता था, उस मसान की हड्डी के रूप को देखकर उस तांत्रिक के भी पसीने छूट गए। उस मसान की हड्डी ने स्त्री के रूप का आधा शरीर धारण किया हुआ था। एक आँख, एक नाक, एक हाथ और उस मसान की हड्डी का एक ही पैर था जो बहुत ही डरावना था। जैसे ही उस मसान की हड्डी ने अपना आधा शरीर धारण किया, वहाँ पर एक सफ़ेद धुआं फैलने लगा। जब सफ़ेद धुआं वहाँ पर ख़त्म हुआ, तब सभी ने देखा वह लड़का अपनी खटिया पर नहीं था और ना ही थी वह मसान की हड्डी वाली आधी औरत। तांत्रिक ने बिना एक क्षण गंवाए जलती हुई मसाल वाली खोपड़ी से कहा, जाओ बिना समय गंवाए इस मसान की आधी औरत का पता लगाओ, यह गई कहाँ है। मिलते हैं अगले भाग में आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।